ये यूरेनियम फ्रॉम ओर टू फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, ये उस सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। ओवरऑल 7 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने प्योर यूरेनियम डाइऑक्साइड हमने बना ली, और जिन जगहों पे यूरेनियम डाइऑक्साइड एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है, नेचुरल फ्यूल लाइक कैंडू, तो वो उसका एक फ्यूल था। लेकिन बहुत से रिएक्टर्स में ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ एनरिचमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो एनरिचमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए कि जो मेजॉरिटी और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिएक्टर्स जो हैं वो एनरिच्ड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। एनरिच्ड इन व्हाट? इन U-235 आइसोटोप। तो नॉर्मल जो नेचर में U-235 है वो काफ़ी कम है, वो लेस देन 1% है। और एनरिच होके वो अगर 3.5 से 5% तक हो, तो वो मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स में इसका ये वाला एनरिचमेंट, ये वाला कंसंट्रेशन इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड एनरिच्ड फ्यूल, एनरिच्ड इन U-235 आइसोटोप। ठीक, तो क्यों एनरिच करना होता है? इसलिए कि हमें एनरिच फ्यूल की रिएक्टर्स में ज़रूरत होती है। कैंडू इज एन एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कि O2 ऑक्साइड इस्तेमाल होती है नेचुरल फॉर्म में। कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में कि एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए कुछ बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आइसोटोप सेपरेशन इज द ओनली ऑप्शन, इज नॉट द ओनली, इज द टारगेट। इन फैक्ट इट इज द टारगेट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ही हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बल्कि किसी चीज़ के भी जो आइसोटोप्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती है। और एनरिच करने के लिए हमें गैशियस फॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट न सॉलिड में होती है न लिक्विड में। तो गैसेस के अंदर दो मॉलिक्यूल्स की आपस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत लो है, आइडियली नहीं है। तो इसलिए गैस फॉर्म में इनका होना ज़रूरी है। फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप होता है, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन यूरेनियम से अटैच होगी तो फ्लोरियम जो है, उस फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कोई उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, एक ही आइसोटोप है। तो U-235 के साथ जाए या 236 के साथ जाए, इसका इम्पैक्ट जो होगा एक ही जैसा होगा। प्रैक्टिकली ये है कि UF6 अगर बन रही है और ये UF6 में अगर U-235 है अगर, या U-238 है, तो बेसिकली जो डिफरेंस इन मास है वो 1% है। इस 1% का जो मास का डिफरेंस है वो बेसिस है एनरिचमेंट प्रोसेस की। ठीक, यही हमारे पास एक हथियार है क्योंकि यही एक डिफरेंस है इन दोनों आइसोटोप्स की इन इस गैसियस फॉर्म में। ठीक है, कि U-235F6 और U-238F6 के दरमियान 1% का मास का डिफरेंस है। ये भी हमने देख लिया था कि ये फेज डायग्राम है जिसमें वर्टिकल एक्सिस जो है हमारा, वर्टिकल एक्सिस हमारा प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेम्परेचर है। तो ये भी हमने देख लिया था कि 1 एटमॉस्फेयर पे इधर कहीं इसके आसपास ये पॉइंट है, ये वाला 57 डिग्रीज के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर इधर होगा, और यहाँ ये 57 डिग्रीज पे जो गैस है, ये गैस अगर प्रेशर बढ़े तो सॉलिड होती है, प्रेशर कम हो तो गैस। ये अगर टेम्परेचर इससे कम हो इस प्रेशर पे तो सॉलिड होती है, और टेम्परेचर इसी प्रेशर पे बढ़े तो ये गैस है। सब्लिमेट्स at 57 degrees at 1 atmosphere.
इसका फायदा क्या है इस चीज का? इस चीज को, ये थोड़ा सी तस्वीर जो है वक्त से पहले हमारे सामने आई है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लें। और ये एक गोला जो है वो एक सेंट्रीफ्यूज यूनिट या एक एनरिचमेंट यूनिट समझ लीजिए, एक एनरिचमेंट यूनिट समझ लीजिए। इसमें क्या है, ये यहाँ से शुरू करते हैं इस वाले से, ये वाला एक एनरिचमेंट यूनिट। ये जो बाहर से जो फीड गैस है, जो नेचुरल यूरेनियम इन द फॉर्म ऑफ UF6 है, वो हमने फीड किया, यहाँ अंदर आया सिस्टम में, ये फीडिंग है। उसके बाद यहाँ एनरिचमेंट हुई, कोई एक चीज जो थी, फॉर एग्जांपल ये एनरिच हो गई, ये इलाका जो था इसमें U235 ज्यादा हो गया, तो इस जगह से मैंने वो एनरिच को निकाल लिया, और अगर कहीं एनरिच होगा तो बाकी जगह डिप्लीट होगा, तो दूसरी जगह से मैंने इस डिप्लीटेड को निकाल लिया। ठीक, अब जो एनरिच को निकाला है वो इस एक एनरिचमेंट यूनिट से या एक मशीन से ये दूसरी मशीन में जाएगा। ये क्या होगा, ये चीज जो भी वो यहाँ जाएगी, और ये यहाँ जाएगी एज ए फीड, ये यहाँ एज ए फीड जाएगी। अब ये इस मशीन का फीड है, और फिर क्या होगा कि फिर इसके अंदर एनरिचमेंट मजीद होगी, और फिर जो कुछ भी यहाँ से एनरिच होगा वो आगे जाएगा, और जो डिप्लीट होगा वो पीछे आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि कदम ब कदम मेरे पास एनरिचमेंट हो रही है हर स्टेप पे, और मुझे ये हजारों दफा करनी होगी ताकि मैं 0.7% जो कि नेचर में है उससे मैं 3.5% तक आ सकूं। तो ये मेरा एक एनरिचमेंट यूनिट है। यहाँ इसको समझाने का मकसद क्या है? इसको समझाने का मकसद ये है कि मैंने काम क्या करना है, मैंने जो ये UF6 गैस है इसको फीड करना है एक तरफ से। फिर ये सारा काम जब हो जाएगा तो कहीं ये एनरिच हो जाएगी, कहीं डिप्लीट। जितनी रिक्वायरमेंट थी एनरिचमेंट की, जब ये बन गई तो मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको कलेक्ट करना है, और यहाँ इसको कलेक्ट करना है। ये चीज समझने की है फिलहाल, कि मैंने अपने एनरिचमेंट प्लांट में UF6 को फीड भी करना है और कलेक्ट भी करना है। तो ये फीडिंग और कलेक्शन जो है ये मैं कैसे करूंगा, ये इस डायग्राम की मदद से मैं कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये सॉलिड मेरे पास यहाँ मौजूद है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ लाऊंगा और एक ऑटोक्लेव के अंदर इसको रख के थोड़ा सा 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। क्या होगा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। कितना वॉल्यूम चेंज होगा, 10,000 टाइम्स जब सॉलिड गैस में बदलती है। तो इस कंटेनर के अंदर किसी चीज का वॉल्यूम अगर 10,000 टाइम्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो इस कंटेनर का फिक्स है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ये खुद ही फीड हो जाएगी, खुद ही प्रेशर लगा के सिस्टम में चली जाएगी। तो फीडिंग मेरी कितनी आसान हो गई, सिर्फ मैं कंटेनर रखूं, 2 डिग्री बढ़ा दूं तो मेरी फीड हो गई। कोई पंप की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। आसान नहीं है ना UF6 के साथ हैंडल करना। तो इसकी जो फीडिंग है वो कितनी आसान है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे पास सिस्टम में गैस मूव कर रही है, मैंने इधर जो पाइप था उसके कनेक्ट कर दिया अपने कंटेनर से, और इस पे क्या रख दिया, अगेन मैंने एक ऑटोक्लेव रख दी जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर दिया। अब कम करूंगा तो क्या होगा, जो गैस यहाँ पर एक इसमें यहाँ के अंदर क्या होगा, गैस जो आएगी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वॉल्यूम कितने टाइम्स कम हो गया, 10,000 टाइम्स। तो क्या वो खाली जगह क्रिएट हो गई, तो इसने क्या करेगी, फिर इस सिस्टम से सक कर लेगी गैस को। तो इन अ वे कलेक्शन और फीडिंग, इस फेज डायग्राम हमें हेल्प करेगा कि कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर पे मैं चीज़ों को रखूंगा तो मैं आराम से फीड भी कर सकता हूँ, आराम से कलेक्ट भी कर सकता हूँ। जो चीज़ याद रखने वाली बात है कि वो कुदरत ने UF6 के अंदर ये फेज डायग्राम एक ऐसी आसानी रख दी थी जो कि एक अनकॉल्ड फॉर एक नेमत थी। ठीक है, एक ऐसी आसानी है जो इस सिस्टम को कितना आसान बना दिया उसने। मेक्स द गैस ट्रांसफर कन्वीनियंट। क्लियर है, ये चीज समझने वाली है। ये एक अच्छा सवाल हो सकता है एग्जाम में।
अब चाहे ये एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, वक्त के साथ साथ आज से 20, 25, 30 साल पहले डिफ्यूजन प्लांट्स थे सारे, फिर एक डेवलपमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज इवॉल्व हुए, फ्यूचर का काम हो रहा है लेजर एनरिचमेंट पे, ठीक है ना। तो जो चाहे गैस हो चाहे डिफ्यूजन हो, जो भी केस हो, UF6 जो है वो इज यूज एज द फीड मटेरियल। सन 2000 में ये तक आज से तकरीबन 20 साल पहले ही 50-50 थे, ठीक है ना, गैस डिफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा था। फिर जितनी भी गैस डिफ्यूजन चल रहे थे, जब वो बंद होते चले गए तो फिर वो नहीं खुले, सेंट्रीफ्यूज आगे बढ़ते रहे। आखिरी गैस डिफ्यूजन प्लांट 2015 में बंद हो गया या 13 में बंद हो गया। लास्ट डिफ्यूजन प्लांट क्लोज डाउन इन 2013। तो उस फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स अब 100% एनरिचमेंट इज ऑन सेंट्रीफ्यूज। और आज से ये नहीं, ये जो मौजूदा साल गुजर रहा है इसकी प्रेडिक्शन थी, ठीक है, प्रेडिक्शन ये थी कि सम टाइम दिस ईयर लेजर का पहला प्लांट जो कई मुल्क बन के मिलकर डेवलप कर रहे हैं, और इसमें दुनिया के कई मुल्क हैं जिनकी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, जॉइंट वेंचर है ये, कि ये पहला प्लांट जो है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। फिलहाल ये रिसर्च स्टेज में है। इसके अलावा एक सोर्स एनरिच यूरेनियम का एक और भी है। वो ये है कि जिन मुल्कों ने अपने हथियार स्टॉक पाइल किए हुए थे, वो कितने एनरिचमेंट पे थे? हमें तो 3 और 5 के दरमियान चाहिए ना, 3.5 और 5। तो जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वेपन्स के अंदर, वो रूस और अमेरिका अपने डिसमेंटल अगर करते हैं या कर रहे थे, तो जो बेसिकली क्या कर रहे थे वो बेसिकली उस यूरेनियम को लीन गैस के साथ या लीन मटेरियल के साथ मिक्स करके और उसको वो पावर प्लांट्स के काबिल बना रहे थे। तो काफ़ी सप्लाई जो थी वो यूरेनियम की, वो वहाँ से भी आनी शुरू हो गई। अब अमेरिका और रशिया की सप्लाईज में कुछ मसले हैं आपस में उनके, तो अमेरिका ने रशियन सप्लाई रोक दी है। तो फिलहाल ये काम रुका हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये हैं वो टेक्नोलॉजीज जहाँ से हमें एनरिच्ड फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स मिल रहा है। ये एक स्केच है इस डिफ्यूजन प्लांट का जो अब हिस्ट्री है, उसमें क्या होता है, उसमें कि हमारे पास UF6 फीड यहाँ से आ रहा है, और ये जो रंग बिरंगे इसमें डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि इसमें दोनों आइसोटोप्स मिक्सअप है। फिर ये कैसे चैनल से गुजरता है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास फिल्टर्स लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं हम इनके जरिए डिफ्यूजन को स्लो कर रहे हैं। डिफ्यूजन प्लांट है ना, डिफ्यूजन को फिल्टर्स के जरिए स्लो कर रहे हैं। तो जब यहाँ जोर लगेगा, रास्ता थोड़ा सा होगा, तो जो चीज हल्की है वो तेजी से आगे जाएगी, जो भारी है वो पीछे रह जाएगी। अल्टीमेटली हम यहाँ पर जो हल्की चीज है, हल्का कौन सा आइसोटोप है, U235, वो एनरिच्ड है, वो यहाँ से निकाल लेंगे। और जब हल्का वाला इधर निकल जाएगा तो भारी वाला जो डिप्लीटेड हो जाएगा वो इधर से निकल आएगा। तो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड डिफ्यूजन प्लांट। एज ए प्रिंसिपल इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। जो अमेरिका का प्लांट था विच वाज नियर, पहला लगा था वो रिवर टेनेसी के बैंक्स पे, वो लगाने का वहाँ मकसद ही ये था कि वहाँ पे पावर हाउसेज ह्यूज थे उसके आसपास, और इसके अंदर बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके असाइनमेंट में अगर ये लिखा है आपने कि डिफ्यूजन से सेंट्रीफ्यूज की तरफ शिफ्ट होना वाज अ बिग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सही लिखा है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ ये लगता तो तरबेला और मंगला की बिजली भी एक प्लांट को हमारे कम पड़ जाती। तो दी अदर टेक्नोलॉजी इज सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी। और जो कुछ भी यहाँ इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे ये वो है जो नेट पे अवेलेबल है, और इसके रेफरेंसेस भी यहाँ दी हैं ताकि आप पढ़ भी सकें।
ये तस्वीर है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की, और एक सेंट्रीफ्यूज प्लांट में ऐसी बेशुमार मशीनें लगी होती हैं जैसे लाइन से। ऑलरेडी आपने देखा पहले एक मशीन में थोड़ा बहुत वही करते हैं हम, जो लस्सी को हम मदानी के साथ रिड़कते हैं तो क्या होता है कि उससे मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। तो यहाँ भी यही होता है कि तेजी से घूमने वाली चीज जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आइसोटोप्स की सेपरेशन करती है, और एक थोड़ा करती है, फिर अगली मशीन में, तीसरी में, चौथी में, इस तरह की हजारों मशीनों में, तो फिर कहीं जाके रिक्वायरमेंट का हमें फ्यूल मिलता है। ऐसे बड़े प्लांट्स जो हैं वो फ्रांस का जो मेजर पावर सप्लाई है वो न्यूक्लियर है। जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूके, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका एक जॉइंट वेंचर है यूरेनको के नाम से। यूके शामिल है। रशिया के अपने अपने प्लान्स हैं। तो ये मेजर दुनिया के बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं। ये फ्यूचर के अपकमिंग एनरिचमेंट प्लांट्स हैं वो फ्रांस, अमेरिका और चाइना का बहुत एग्जॉस्टिव प्लान है फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी का। हाई कैपेसिटी रशियन प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट लो टेल एसेज। ऐसे समझ लें कॉम्पोजिशन। टेल का मतलब ये है जो पीछे रह जाए, जिसको हम डिप्लीटेड कहते हैं, जो फुजला रह जाएगा। लो फुजला एसेज का मतलब ये कि इसके अंदर जो पीछे यूरेनियम होगा क्या, कि मेरे पास इनपुट पे 0.7% था ना, अब जब मैं एनरिच कर लूंगा 3.5 तो पीछे 0.7 से कम होगा। तो 0.7 से कितना कम होगा? तो रशियंस जो है वो इसको काफी कम कर लेते हैं। कितना कम कोई मुल्क करना चाहता है या कर सकता है, या कोई डिसाइड करते हैं हम कितना नीचे जाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इसमें बहुत से फैक्टर्स प्ले होते हैं और ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू मेक। ये टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनाते, ये मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं। कोई भी मुल्क अगर इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है तो उसको जाहिर है कि एक सीक्वेंस से गुजरना होता है। एक, एक कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी प्री रेक्विजिट होती है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट इन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस मुल्क में जहाँ पर कि ये टेक्नोलॉजीज है। आपने ऑलरेडी देख लिया कि दुनिया के कौन से मुल्क इसमें आ गए हैं। दुनिया के वही मुल्क आ गए हैं जिनका टेक्निकल एक्सपर्टीज आ गई है। और उसने पहला काम क्या करना है? उसने पहला काम ये करना है कि एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है, या डिज़ाइन हासिल करना है या खुद बनाना है। और फिर डिज़ाइन हमारे पास आ गया तो अब उसको मटेरियल्स की ज़रूरत है। एनरिचमेंट प्लांट के लिए चलाने के लिए स्पेशलाइज मटेरियल है। ये हाई टेक प्लांट्स हैं तो हाई टेक मटीरियल्स भी चाहिए। तो हेयर यहाँ आप लोग आते हैं। ये इसलिए आप इस कोर्स में को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि यू अप्रिशिएट कि इसमें मटेरियल्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। मटेरियल आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमने कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। वहाँ भी प्रिसिशन चाहिए, वहाँ भी मटेरियल साइंटिस्ट का इन्वॉल्व होना मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये प्रोसेसिंग इसका एक रूट है। कब हीट ट्रीटमेंट होनी है, कब कोटिंग होनी है, कब वेल्डिंग होनी है, वो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक अप होती हैं। तो कंपोनेंट जब बन गए हैं इंडिविजुअल, फिर उनकी असेंबली होती है। टेस्टिंग हर जगह पे हो रही है। मटेरियल की भी टेस्टिंग है, कंपोनेंट्स की भी है, असेंबलीज की भी है, सब असेंबलीज की भी है। और उसके बाद हमारे पास क्या शक्ल आती है? जब असेंबल हो जाती है तो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन ने क्या करना है? दही को बिलोना है या नहीं? तो बिलोने के लिए हाई स्पीड पे बिलोना है। इतनी हाई स्पीड पे कि आपको अभी पंखा नजर नहीं आता, तो ये मशीन पंखे से भी तेज होती है जब ये रोटेट करती है। तो इस स्पीड पे जो गाड़ी का पहिया होता है, जब हाई स्पीड पे जाता है तो वॉबल करने लगता है। तो क्या करते हैं आप? उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है? कि उस पहिए के जो रेडियल में वेट्स लगे हुए हैं वो सब के सब बैलेंस हों, तो वॉबल नहीं करेगा। फिर तो ये मशीन के साथ जब इतनी स्पीड पे है, इसकी भी बैलेंसिंग होती है। इसके बहुत से ऑपरेशंस होते हैं, टेस्टिंग एट ऑपरेशनल कंडीशंस, और फिर इसके इस्टेब्लिश्ड कंट्रोलेबल वेरिएबल्स।
इसके अंदर हमने क्या करना है, इनमें गैस डालनी है, गैस निकालनी है, इसके अंदर प्रेशर्स को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर्स को मेंटेन रखना है, फीड रेट्स को मेंटेन रखना है, नंबर ऑफ मशीन्स डिसाइड होंगी, फिर ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी। तो बहुत से इसके अंदर वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसको कि कंट्रोल रखना होता है। और फिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल क्यों रखना है? इसलिए कि मैंने एक ऑप्टिमाइज करनी है अपनी, मैंने सेपरेटिव वर्क यूनिट, मैंने अपनी पावर जो है कि मैंने जो भारी और हल्के आइटम्स हैं इनको जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है SWU, उसको मैंने मैक्सिमाइज रखना है। ये जितनी अच्छी मशीन चलेगी उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा, जितना मशीन का डिजाइन अच्छा होगा उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा। फिर ये तो एक मशीन थी ना, एक तो मशीन नहीं है, तो हजारों मशीनें काम करेंगी। उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कास्केड, और जब कास्केड है तो फिर उसका पैराफर्नेलिया भी है, फिर ट्यूब सिस्टम भी है जहाँ से कि गैस को सप्लाई दी जाएगी, जहाँ से गैस कलेक्ट की जाएगी। मशीन को चलाने के लिए बिजली की भी ज़रूरत है, पावर की भी ज़रूरत है, मोटर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, पूरा पैराफर्नेलिया इसका होगा। तो आइए इन टर्म्स को समझ लें, मशीन और कास्केट को। ये अगेन ये गालिबन ये यूरोप का एक प्लांट है जिसकी तस्वीर है, नेट पे अवेलेबल है। ये मशीनें हैं, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं। ये एक जो ट्यूब है, ये एक ट्यूब एक मशीन है। और जो आपको यहाँ पाइपिंग नज़र आ रही है, ये इसके गैस के कलेक्शन के और सप्लाई के सिस्टम्स हैं। ये गैस कलेक्ट और सप्लाई यहाँ से हो रही है। बड़े पाइप हैं, उनसे छोटे पाइप निकल रहे हैं, फिर बड़े पाइप पूरे गैस सप्लाई यूनिट्स में जा रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से इसमें बिजली का सिस्टम होगा, वैक्यूम के सिस्टम होंगे, इसमें बहुत सारे सिस्टम होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स जो कि तरतीब से लगती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कास्केड कहते हैं, जिसकी ये तस्वीर है। और उसकी कई स्टेजेस होती हैं, 10 to 20 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसमें। जो गैस मैंने इंट्रोड्यूस की, जो एनरिच हो गई, वो अगले स्टेज का फीड बन गई, और जो डिप्लीट हुई वो पिछले स्टेज का फीड बन गई। ऐसे गैस ज़ाया नहीं होती। ठीक है ना। जो एक मशीन एनरिच कर रही है वो अगले का फीड है, जो डिप्लीट कर रही है वो पिछली किसी स्टेज में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी के स्टेज पे यहाँ 2% एनरिचमेंट है फीड की, तो 2 से मैं 2.1 पे जो जाऊंगा वो एनरिच हो गई, जो 1.9 पे जाऊंगा वो पिछली किसी स्टेज का फीड बन जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है जो कंप्यूटर के ऊपर इसकी डिजाइनिंग होती है कास्केड्स की। तो मुझे कितनी मशीनें चाहिए, किस स्टेज में कितनी मशीनें चाहिए। अभी तो ये समझ लें कि ये कास्केड्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। ठीक। इवेंचुअली आखिरकार इस कास्केड से क्या होगा? वी गेट एन एनरिच्ड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस और डिप्लीटेड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, which are drawn from the cascade at desired assays. डिजायर्ड में एनरिच का तो क्लियर है कि वो तो एक फ्यूल है जो मुझे चाहिए, which should be between 3.5 to 5% डिपेंडिंग के मेरा कौन सा प्लांट है। और डिप्लीटेड के लिए एक डिसीजन लेना होता है कि मैं कितना निचोड़ूं इसमें से काम की यूरेनियम को। क्यों? कि जितना मैं ज्यादा मेहनत करूंगा निचोड़ने के लिए, उतना मुझे ज्यादा उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो जो मगरबी ममालिक हैं, द वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके खास के डिजाइन होते हैं इस रेंज में। टेल एसेज जो उनकी है, टेल की कॉम्पोजिशन, डिप्लीटेड की कॉम्पोजिशन 0.18 से 0.22 की। फीट क्या था? 0.7, तो वहां से कहाँ ले आए? 0.18 पे ले आए, या 0.22 पे, इस रेंज में। जो रशियंस हैं वो काफी लो एसेज पे काम करते हैं, दे वर्क ऑन 0.1%। ठीक है, 0.1% का मतलब क्या है? कि दे हैव टू वर्क हार्ड, ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे तभी तो ये होगा। टेल एसेज डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड ऑन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एसेज। ठीक है ना। टारगेट गिवन का तो सेट है, लेकिन इसमें से मैं कितना हद तक निचोड़ू मैं, कि ऐसा ही है जैसे गन्ने का रस लेने जाते हैं तो वो गन्ने का रस निचोड़ता है, उसके बाद फुजला क्या करता है? फेंकता नहीं, साइड पे रखता है। और फिर क्या करते हैं? वो फुजला सारा जमा करता है
और एक दफा उस फजले को मशीन से गुजारता है, वो 15 कतरे और निकाल लेता है रस के, ठीक है ना। और समझदार गन्ने वाला क्या करेगा, वो ये देखेगा कि ये जो 15 कतरे मैंने निकाले हैं इसके पैसे कितने मिलेंगे मुझे, और जो इनको निकालने के लिए मेरी मोटर चल रही है वो बिजली कितना खर्च कर रही है। यहाँ भी यही है कि जो मुल्क हैं अपने डिसीजन अपनी इकोनॉमीज पे लेते हैं, अपने रिजर्व्स पे लेते हैं, अपने टाइम फैक्टर पे लेते हैं, तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। अब हम वापस मशीन पे आ जाते हैं, कास्केड हमने देख लिया और मशीन के मेजर कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं। इसमें काम क्या है मशीन का कि हैवियर मॉलिक्यूल्स जो है इसको ये तेजी से रोटेट कर रही है ये मशीन। ये अंदर ये वाला जो रोटर पार्ट है वो ये वाला डिब्बा है, ये रोटर पार्ट है, ये तेजी से क्या कर रहा है, ये वर्टिकल इसका सेक्शन है और ये तेजी से रोटेट कर रहा है, ये यू रोटेट कर रहा है लट्टू की तरह तेजी से। जब ये रोटेट कर रहे थे इसके अंदर जो गैस होगी वो क्या होगी, वो पेरीफेरी की तरफ जाएंगे एटम्स, जो भारी हैं वो ज्यादा आगे जाएंगे, जो हल्के हैं थोड़े पीछे रह जाएंगे। इस मशीन ने क्या करना है कि हैवियर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट एट द पेरीफेरी, और जो 235 है वो पेरीफेरी तक नहीं जाता, पीछे रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है। इसमें फिर एक और चीज भी है, इसमें एक टेम्परेचर जो पेंदे में और इसके टॉप पे, इस मशीन का ये टॉप है, इसका ये बॉटम है, जो रोटर है जो घूम रहा है, इसके बॉटम में और टॉप में एक टेम्परेचर डिफरेंशियल भी होता है, और वो टेम्परेचर डिफरेंशियल इस किस्म के काउंटर करंट जनरेट करता है। तो ये काउंटर करंट्स फिर हमें हेल्प करते हैं कि हम इसमें से डिप्लीटेड और एनरिच को हम एक को ऊपर और एक को नीचे से ले लें। किसको ले लें ऊपर से, किसको नीचे से ले लें, ये सेंट्रीफ्यूज टू सेंट्रीफ्यूज ये डिजाइनों में फर्क हो सकता है, या हर डिजाइन जो है अपने हिसाब से ये फैसले करता है। लेकिन समझने वाली बात, एक थर्मल ग्रेडियंट वर्टिकल जनरेट होता है जिसको मेंटेन रखना होता है, और एक काउंटर करंट्स को जनरेट करता है। उसके बाद ये हमारे ट्यूब्स हैं जिनको स्कूप्स कहते हैं, ये एक ट्यूब कॉपर का ये सॉरी एल्यूमिनियम का ये आ रहा है, ये 3 ट्यूब्स हैं, एक से फीड जा रही है अंदर, और जो कुछ अंदर गैस गई है वो एक यहाँ से कलेक्ट होकर ये बाहर आ रही है, जो डिप्लीटेड है इधर से, और जो एनरिच्ड है वो यहाँ से आ रही है नीचे से, जो पेरीफेरी से थोड़ा दूर है, ये पेरीफेरी से थोड़ा दूर, ठीक है। तो काउंटर करंट फ्लोज due to thermal gradient enables enriched product to be drawn off axially. Axially is the heavier molecules at one end and lighter at the other. ठीक, कौन से ऊपर से कौन से नीचे से, this could be different from one design to another. इसमें बाकी चीजें जो हैं वो अभी हम देखते हैं, लेकिन ये अंदर वाला पार्ट रोटर का हमने देख लिया। तो जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं इसमें सबसे पहले तो क्रिटिकल मटेरियल ये रोटर है जो तेजी से रोटेट कर रहा है। इट इज ए हाई स्ट्रेंथ करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल फॉर रोटर्स, ठीक, हाई स्ट्रेंथ क्लियर है, इसने तेजी से रोटेट करना है। करोजन रेजिस्टेंट इसलिए कि UF6 गैस में अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो ये करोजन क्रिएट करेगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पेयर्स ऑफ मैग्नेट्स हैं, इधर ये मैग्नेट लगे हुए हैं, जो उसने क्या किया, इस रोटर को ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। तो ये रोटर हवा में मुअल्लक होता है, ना नीचे टच होता है ना ऊपर, और तेजी से स्पिन करता है। फिर इसके अंदर इस सब चीजों को हमने केसिंग में रखा हुआ, ये केसिंग है विच इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय की केसिंग है ये। तो विच इज सीमलेस थिक एज हार्डनेड एल्यूमिनियम एलॉय केसिंग। ये 3 इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मोटर इधर है जो कि एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, यहाँ पे वो इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि इसको फिर रोटेट करती है। तो रोटेटिंग की मैकेनिज्म ये, जो हमारा रोटर है थ्योरेटिकली ये है कि उसकी जो सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगी, कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है।
सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू उसकी जो पेरिफेरल स्पीड है उसकी पावर 4। इसका मतलब है वे वेलोसिटी जो है उसको 10% इंक्रीज करूं तो 46% सेपरेशन इंक्रीज हो। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली इतना नहीं होता। प्रैक्टिकली सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, ये मेरे रोटर हैं। तो जो स्पीड है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। क्योंकि स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है, अगर मैं तेजी से घुमाऊंगा ये फट जाएगा। फिर इसकी डेंसिटी, इसका वजन कितना है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी मटेरियल की हो सकती है वो फंक्शन है उसके वजन का और उसके स्ट्रेंथ का। तो अगर एल्यूमिनियम एलॉय लें तो ये मैक्सिमम इतना होगा, ये अच्छा स्टील लें इतना होगा, कार्बन फाइबर एपॉक्सी जो कंपोजिट मटेरियल लें तो ये इतना होगा। तो यही जनरेशंस हैं इन रोटर्स। फिर ये कि इनकी ज्योमेट्री, डाया जितना बड़ा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर डाया बड़ा कर दूं और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कम कर दूं तब भी मुझे ये पेरिफेरल वेलोसिटी है वही मिल जाएगी। इसी के ऊपर रशियंस और अमेरिकन और चाइनीज जो मशीनें उनके डिज़ाइन में फ़र्क है। जो अमेरिकन मशीन है वो काफ़ी लंबी है, 12 मीटर्स हाई है और उसके डाया इस रेंज में पतली है। रशियंस लेस देन 1 मीटर है। चाइनीज इससे भी छोटी है लेकिन उनके डाया बड़े हैं। तो ये अपने अपने डिज़ाइन हैं इन मुल्कों। जो डिस्ट्रेस मैकेनिज्म्स हैं, जिस तरह से कि इस रोटर्स पे प्रॉब्लम आते हैं, रोटर है ना ये, तो क्या होगा, तेजी से रोटेट कर रहा है तो फटीग तो आएगा। थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, स्ट्रेसेस भी हैं, टाइम भी इनकी प्रैक्टिकल लाइफ अब नए मॉडर्न रोटर्स की 25 साल तक होती है। ये बिला रुके 25 साल चलते हैं। क्रीप, करोजन एंड हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट्स क्रिटिकल। हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? UF6 गैस है, मॉइस्चर जाएगा तो HF बनाएगा। तो UF6 जो है एक करोसिव गैस है और इसकी सरफेस जो रोटर की सारी एक्सपोज सरफेसेस क्लीन होनी चाहिए। UF6 रिएक्ट कर सकता है निकल की चीज़ों के साथ जिसमें निकल हो और एक फ्लोराइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। बाकी स्टील्स के अंदर स्पिनल कोटिंग जो है उसकी सिंथेसिस उसको सेफ बना सकती है। अगली चीज क्या है, एक पतला सा रोटर है जो तेजी से रोटेट कर रहा है, तो इसके जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये फूलेगा ना जब इस पे स्ट्रेसेस लगेंगे। तो डेफॉर्मेशन, जब प्रेशर होगा तो डेफॉर्मेशन होगी। तो कौन सी चीज डेफॉर्मेशन कंट्रोल करेगी? अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद करें, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जैसे अगर स्ट्रेन इसका अगर डेफॉर्मेशन कम होगी तो उसी से फ्लेक्सुरल रेजोनेंसेस जो है वो भी कंट्रोल होंगे। और रेजोनेंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यही वो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये अमेरिकन इस टेक्नोलॉजी को शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सके, खुसूसन क्रिटिकल स्पीड्स के ऊपर जहाँ चीज़ें रेजोनेट होती हैं। इसको बैलेंस करना, क्योंकि इसने रोटेट करना है, खुसूसन क्रिटिकल स्पीड्स के ऊपर। और अल्टीमेटली ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं एट ए हाईएस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे, ताकि जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है उस तक जाएगा तो ये रेजोनेट करके ये क्रैश कर सकते हैं। इस रोटर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेलो है। एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है जिससे कि रोटर्स के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को जोड़ा जाता है लंबे रोटर को, के दरमियान में जगह जगह होती है। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली दे हेल्प्स रोटर टू क्रॉस क्रिटिकल स्पीड्स, कि उस पर रेजोनेट करने से रोकते हैं। ऐसे ही है जैसे एक सितार के तार को आप हिलाएं तो वो रेजोनेट करेगा, बीच से पकड़ ले तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो रिड्यूस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस टोटल फोर्स व्हेन रोटर पासेस थ्रू देम, इसलिए कि डेफॉर्मेशन कम हो रही है। रोटर्स में बेंड टू टेक द शेप ऑफ हार्मोनिक्स। तो ये वो क्रिटिकल चीज थी जिसकी वजह से 1940s में अमेरिकन ने रिसर्च शुरू की, लेकिन इसको ना समझने की वजह से वो इस चीज को आगे न ले जा सके। अल्टीमेटली रशियंस ने इसको सॉल्व किया 40s में, और 60s 70s में रशियंस वर द मेन सप्लायर्स ऑफ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। वजह क्या थी कि दे डेवलप दिस क्रिटिकल कंपोनेंट। ठीक,
फिर ये हमारा रोटेटिंग पार्ट है। इस रोटेटिंग पार्ट के ऊपर बेरिंग्स लगी होती हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर जो ये है, ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। ये पेयर ऑफ मैग्नेट्स हैं जो कि इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो नीचे वाला जो स्ट्रेसेस है उनको ये कम कर लेते हैं। वेयर कम हो जाती है, एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है, पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। चीज ऊपर टंग गई है ना, अब नीचे ग्रेविटी पे इसका असर कम हो रहा है। लोअर्स द स्टिफनेस एंड दस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी ये अपना एक ऐसा है कि फ्री सा ये जॉइंट है। रिड्यूसेस द रेडियल लोड ड्यू टू इम्बैलेंस, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत ये वाली डायरेक्शन के इम्बैलेंस को भी बर्दाश्त करता है। वैक्यूम के लिए सूटेबल है, कोई जॉइंट नहीं है। मेक्स द मशीन डेलिकेट, ये इसका नुकसान है कि कोई भी इम्बैलेंस होगा, कोई चेंज आएगा तो चीज जो है वो सेंसिटिव बहुत हो जाती है। दूसरी, ये पिवटल बेयरिंग एक नीचे डिजाइन में होती है छोटे से इनकी, जो कि इसको नीचे से रोटेट करने में मदद करती है। फिर इसका एक्सट्रैक्शन सिस्टम है कि गैस अंदर कैसे जाएगी और बाहर कैसे आएगी। तो उसमें छोटे छोटे स्टेशनरी ट्यूब्स हैं। ये वो ट्यूब है जिससे फीड जा रही है अंदर, और ये वो ट्यूब्स हैं जिनसे कि एनरिच्ड और डिप्लीटेड बाहर निकल रही है UF6 के फॉर्म में। तो और ये पेरिफेरल लोकेशन से, एक ऊपर से एक नीचे से। तो जो तेजी से रोटेट कर रही है गैस, उसका प्रेशर क्या कर रहा है, खुद गैस को पुश कर रहा है। वो प्रेशर काफी है इसको बाहर पुश करने के लिए अंदर से। जो इन ट्यूब्स की एरोडायनामिक्स है, इनके क्या इनकी शेप होगी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट, हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। इसके मटेरियल की कोरोजन प्रॉपर्टीज ठीक होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ इज नॉट एन इश्यू। ये ईरानियन सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये अहमदी निजात खड़े नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द केसिंग जिसके अंदर ये मशीन बंद होती है, क्योंकि रोटेशन बहुत हाई स्पीड पे होती है, अबव द रोटेशन स्पीड ऑफ साउंड। इसको कंटेन करना होता है, और अंदर वैक्यूम है तो वैक्यूम सील्ड कंटेनर होना चाहिए। वैक्यूम क्या करता है, जो गैस है उसके ड्रैग को भी कम करता है। वैक्यूम मेक्स द रोटर temperature control easier by eliminating unwanted convectional currents, ठीक है ना। जब वैक्यूम है तो फिर एयर का ड्रैग भी कम होगा, ओवर हीटिंग भी कम होगी। ये सारे पर्पसेस हैं जो इस केसिंग से हासिल किए जाते हैं। इसी केसिंग के स्केच में यहाँ हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, कुछ ग्रूव्स। जब ये तेजी से रोटेट करती है तो गैस इन ग्रूव्स में ये दे एक्ट एज ए पंप, ये पंप के तौर पर ऐड करते हैं, और यहाँ से गैस जो है वो सक आउट हो जाती है। तो केसिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर इसके नीचे एक मोटर ड्राइव है ये, जो कि बेसिकली यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, शुरू में रोटेट करना शुरू करता है, और फिर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जिंदगी भर ये रोटर रोटेट करता रहता है। और इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ लिखी हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट। तो करेक्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम हो क्योंकि वो वाइब्रेशंस आएंगी। हाई एफिशिएंसी टू सक्सेसफुली एक्सेलरेट द रोटर अबव क्रिटिकल